हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जोनटेक डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर 2 दैट इज़ इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। आज हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो सॉइल के बारे में स्टडी करने के लिए हमें सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या क्या हैं? पहली जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें कहा जाता है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़। एक सॉइल की होती हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़, दूसरी होती हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। एक सिविल इंजीनियर को सॉइल के ऊपर एक स्ट्रक्चर कैरी करवाना है। स्ट्रक्चर की वजह से जो भी लोड आएगा दैट शुड बी कैरीड सेफली बाय द सॉइल। तो एज ए सिविल इंजीनियर मेरा जो मेजॉरिटी काम पड़ेगा सॉइल पर वो उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ से पड़ेगा। तो एक जियोटेक्निकल इंजीनियर जो होगा वो सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को जानने में इंटरेस्टेड रहेगा। क्या क्या है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़? ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं परमेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी। तो ये बेसिकली सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हमें जो टेस्ट करने पड़ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक रफ़ आइडिया लगाना है तो ज़रूरी नहीं है हर बार मुझे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ की ही मदद लेनी पड़े। तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ जब मैं नहीं निकाल सकता हूँ, मान लीजिए मेरा बजट नहीं है कि मैं सॉइल पर कॉस्टली टेस्ट परफॉर्म कर पाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, सॉइल की दूसरी प्रॉपर्टीज़ फाइंड करूँगा जो कि मुझे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ का एक रफ़ आइडिया दे देंगी। तो वो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? वही प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। तो एज ए सिविल इंजीनियर, हालांकि मेरा काम तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादा पड़ता है, बट चूंकि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इम्पॉसिबल नहीं है। आगे चैप्टर्स हैं हमारे पास जिनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन प्रॉपर्टीज़ को, बट चूंकि इनको निकालना डिफ़िकल्ट है इस वजह से हमें अगर कोई रफ़ आइडिया लगाना है सॉइल के बारे में या सॉइल को क्लासीफाई करना है तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। तो क्या क्या हो सकती हैं? कई इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सीटू डेंसिटी है, कंसिस्टेंसी लिमिट जैसे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके लिए अगेन हमारे पास सेपरेट चैप्टर्स हैं, तो ये आगे डिस्कस किए जाएंगे। तो फिलहाल हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो लेट अस स्टार्ट। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ये वही बता रहे हैं कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल विच आर नॉट ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट टू जियोटेक्निकल इंजीनियर। मतलब ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो जियोटेक्निकल इंजीनियर को, जियोटेक्निकल इंजीनियर मतलब सॉइल इंजीनियर, तो जो जियोटेक्निकल इंजीनियर की प्राइमरी इंटरेस्ट की नहीं है, मतलब मेन काम हमारा इंडेक्स प्रॉपर्टीज से रिलेटेड नहीं है। मेन काम किससे रिलेटेड है? मेन काम हमारा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। बट ये क्यों मददगार है हमारे? क्योंकि ये इंडिकेट करती हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को। क्या बोल रहे हैं? दीज आर इंडिकेटिव ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। तो ये जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें इंडिकेट करती हैं। तो ये इसमें हमारी मदद करती हैं ताकि वी कैन कैलकुलेट हैव सम रफ आइडिया अबाउट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़। तो इनको कहा जाता है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। और क्या काम है? अगर आपको सॉइल को क्लासीफाई करना है या सॉइल को आइडेंटिफाई करना है तो भी आप इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ की मदद से यू कैन ईजिली क्लासीफाई द सॉइल। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल मास। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल मास में देखिए जो सॉइल होती है, जो सॉइल होता है वो बेसिकली इट इज़ ए नॉन होमोजीनियस स्ट्रक्चर जहाँ पर आपको सॉइल के कुछ सॉलिड्स भी मिलेंगे। लेट अस से दीज आर द सॉइल सॉलिड्स। ये हमारे पास सॉइल के सॉलिड्स हैं। और हमने क्या किया है, जो सॉइल कुछ जगह होगी जो कि सॉलिड्स ऑक्यूपाई नहीं कर रहे होंगे तो इनको बोला जाता है वॉइड्स। तो ये जो येलो से बनाए दीज आर वॉइड्स। तो दीज आर the voids and these are the solids. अब voids में we can have two things. voids में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो void में air हो सकती है या void में water हो सकता है। तो void में air भी हो सकती है, void में water भी हो सकता है। तो बेसिकली वी कैन हैव थ्री थिंग्स इन ए सॉइल मास। सॉइल मास जब भी बोला जाता है टर्म, तो सॉइल मास का मतलब है कि ये पूरे वॉल्यूम की बात की जा रही है, ना कि केवल सॉइल सॉलिड्स की। तो दो टर्म फ्रीक्वेंटली यूज की जाएंगी।
पहला होगा सॉइल मास। सॉइल मास का मतलब है कि हम सॉइल के सॉलिड्स की बात भी कर रहे हैं और सॉइल के वॉइड्स की बात भी कर रहे हैं। और दूसरा होगा सॉइल सॉलिड्स। सॉलिड्स का मतलब क्या है कि हम केवल ये वाला, केवल इस वॉल्यूम की बात की जा रही है जो कि केवल सॉलिड्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा सॉइल सॉलिड्स और दूसरा होगा सॉइल मास। ठीक है, तो जब भी मैं सॉइल मास बोलूंगा आपसे, तो सॉइल मास का मतलब क्या है कि मैं टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं सॉइल के, और जब सॉइल सॉलिड बोलूंगा तो केवल सॉइल के सॉलिड्स के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सॉइल मास होता है, सॉइल मास मतलब टोटल वॉल्यूम, ये बेसिकली एक 3 फेज सिस्टम कहलाता है। 3 फेज सिस्टम क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं, इसमें सॉलिड्स भी हैं, इसमें एयर भी है, इसमें वाटर भी है। तो जनरली ये 3 चीज़ें सॉलिड में, सॉइल के अंदर पाई जाती हैं। तो यही लिखा है कि इट में कंसिस्ट ऑफ सॉलिड्स, वाटर एंड एयर। तो सॉलिड, वाटर और एयर इसमें हो सकता है, विच आर ब्लेंडेड और मिक्सड विद ईच अदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, सॉलिड, वाटर और एयर, इनका प्रपोर्शन कितना है कि वाटर ज़्यादा है या एयर ज़्यादा है या उसके अंदर सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इन तीनों का जो प्रपोर्शन होता है यही सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। तो ये लिखा है इसमें कि विच इन टर्न डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो इनका आपस में क्या प्रपोर्शन है यही डिटरमाइन करेगा कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। कि मान लीजिए कि अगर वाटर कंटेंट बहुत बढ़ गया, यानी सॉइल में वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो सॉइल बिल्कुल लिक्विड की तरह फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर सॉइल में वाटर बहुत कम है तो ये एक रॉक की तरह सॉलिड भी हो सकती है। ठीक है, तो वो भी आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज फेज डायग्राम। अब क्या होता है, सॉइल का जो मास है, अभी हमने देखा कि सॉइल के मास में सॉलिड भी होंगे, एयर भी होगी और वाटर भी होगा। पर अगर इस तरीके की नॉन होमोजीनियस स्ट्रक्चर को आपको एनालाइज करना है, सॉइल का जो मास है दैट इज नॉन होमोजीनियस, क्योंकि कई जगह आपको सॉलिड मिल रहे हैं, कई जगह वॉइड्स मिल रहे हैं। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज फेज डायग्राम। तो इवन दो सॉइल के मास में आप सॉलिड को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते हो, सॉइल के वाटर को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते हो, सॉइल की जो एयर है उसको एक तरफ इकट्ठा नहीं कर सकते हो, बट चूंकि हम अपनी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो अपनी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक टर्म यूज करता हूं दैट इज फेज डायग्राम। तो क्या है फेज डायग्राम? तो लिखा है यहाँ पर कि ऑल्दो सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर एंड एयर, सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर और एयर, ये आपस में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स रहते हैं और इनको सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए सारे सॉलिड पार्टिकल्स को सेग्रीगेट कर देते हैं और सारे वाटर और एयर पार्टिकल्स को भी सेग्रीगेट कर देते हैं और उनको अलग अलग लेयर्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसी रिप्रेजेंटेशन का नाम है फेज डायग्राम। क्या है फेज डायग्राम? जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये तो होता है मेरे पास नेचुरली अकरिंग सॉइल है, दिस इज नेचुरली अकरिंग सॉइल। तो एक्चुअल में तो सॉइल इस तरीके से पाई जाएगी हमारे पास, लेकिन क्योंकि अगर ऐसी नॉन होमोजेनियस सॉइल है जिसके अंदर सॉलिड्स भी हैं, जिसके अंदर कुछ वॉइड्स खाली हैं जो कि एयर से फिल्ड हैं, कुछ वॉइड्स वाटर से फिल्ड हैं, तो इस सॉइल को एनालाइज कर पाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपनी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, इसको एज ए फेज डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो जितने भी सॉलिड्स थे हमने क्या किया, ये सारे सॉलिड्स थे, इन सारे सॉलिड्स को उठाया और सबको इस यहाँ पर सॉलिड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या है, ये सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ऊपर की जो लेयर है इट रिप्रेजेंट्स वाटर, यहाँ पर वाटर फील्ड है, और ये बाकी बचा दैट इज एयर। तो इसी को बोला जाता है फेज डायग्राम। तो दिस इज नोन एज फेज डायग्राम। सो दिस इज कॉल्ड एज फेज डायग्राम। अब देखिए फेज डायग्राम में कितने फेज होंगे, फेज डायग्राम में कितने फेज मतलब कितने टाइप के मटेरियल हैं। जनरली 3 होते हैं, सॉलिड, वाटर और एयर। पर ये कितने फेज होते हैं ये सॉइल की प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड करता है। तो जनरली हमारे पास एक 3 फेज डायग्राम हमको मिलता है, जिसमें क्या है, आपको सॉलिड्स भी मिल रहे हैं, आपको वाटर भी मिल रहा है, आपको एयर भी मिल रही है। सॉलिड, वाटर, एयर आपको तीनों मिल रहे हैं। लेकिन
जैसे ये आपके पास 3 फेज डायग्राम है, ये आपके पास 3 फेज डायग्राम है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये VW इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर, VA इज़ वॉल्यूम ऑफ एयर। तो अब जो वाटर और एयर हैं, वाटर और एयर जो हैं ये इन आपस में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये सॉइल के वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों को कंबाइंडली बोल सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और ये हो गया हमारे पास टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है दिस इज टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी आ जाएंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी आ जाएंगे। तो वॉल्यूम 3 चीज़ों से कंबाइन करके बना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे वी कैन डिपिक्ट वेट और मास। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम मैंने ऐसा बनाया 3 फेज डायग्राम, जहाँ पर राइट साइड में हमने मास को रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली इस 3 फेज डायग्राम में हमने राइट साइड में वेट को रिप्रेजेंट किया है। तो कैसे भी बना सकते हो, दोनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ मास ऑफ सॉलिड आ जाएगा, यहाँ मास ऑफ वाटर आ जाएगा, यहाँ पर मास ऑफ एयर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास राइट हैंड साइड में टोटल मास लिखना है हमको, या फिर वेट लिखना है, और लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम लिखना है। तो अगर सॉइल में तीनों पाए जा रहे हैं तो ये 3 फेज डायग्राम मिलेगा आपको। लेकिन अगर सॉइल में कोई 2 ही चीज़ पाई जा रही हैं तो हमको 2 फेज डायग्राम भी मिल सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए सॉइल ड्राई है, सॉइल ड्राई का मतलब है कि सॉइल में पानी नहीं है, तो यानी उसके जो वॉइड्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जा रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एयर पाई जा रही है। तो उस केस में आपको 2 फेज डायग्राम मिल जाएगा, जिसमें आपको केवल सॉलिड मिलेंगे और केवल एयर मिलेगी। दूसरा, अगर सॉइल के वॉइड्स में केवल पानी पाया जा रहा है, यानी केवल जितने भी वॉइड्स है वो सारे के सारे किससे फिल्ड हैं, वाटर से फिल्ड हैं, तो ऐसी सॉइल को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या है कि ऑल द वॉइड्स ऑफ द सॉइल आर फिल्ड विद वाटर। तो ऐसी सॉइल को कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल। तो इसमें क्या है, वॉइड्स के अंदर एयर है ही नहीं, यानी अगेन आपको 2 फेज डायग्राम मिलेगा, जिसमें आपको सॉलिड्स तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ वाटर और मिलेगा, सॉलिड एंड वाटर, देयर विल बी नो एयर। तो ऐसे कंडीशंस में आपकी जो सॉइल है उसके अंदर 3 फेज की बजाय 2 फेज डायग्राम हमको मिलेंगे। कैसे, यहाँ देख सकते हैं। तो ये आपको 2 फेज डायग्राम बनाए गए हैं। 2 फेज डायग्राम में क्या है, ये हमारे पास ड्राई सॉइल है, दिस इज ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई वाटर नहीं बनाया हमने। यहाँ पर ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये एयर है, तो 2 ही फेज हैं, इसलिए नाम पड़ गया 2 फेज डायग्राम। यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिया है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ एयर लिया है, इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने मास ऑफ सॉइल लिया है, यहाँ पर मास ऑफ एयर लिया है, और यहाँ पर ये टोटल मास ऑफ सॉइल हो जाएगा। सिमिलरली अगर सॉइल सैचुरेटेड रहेगी, अगर सॉइल सैचुरेटेड रहेगी तो क्या रिमूव हो जाएगा, अब एयर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि सारे वॉइड्स में क्या फील्ड है, सारे वॉइड्स में अब पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 2 फेज मिलेंगे, जिसमें सॉलिड्स मिलेंगे आपको और वाटर मिलेंगे। तो सॉलिड और वाटर से बनता हुआ ये भी एक 2 फेज डायग्राम है, और सॉलिड और एयर से बनता हुआ ये एक 2 फेज डायग्राम है। यानी सॉइल को या तो हम 3 फेज डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर 2 फेज डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सॉइल की कंडीशन कैसी है। अगर सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है तो उसके अंदर 3 फेज डायग्राम बनेगा, और अगर सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड है तो भी 2 फेज डायग्राम, और ड्राई है तो भी 2 फेज डायग्राम, डिपेंडिंग अपॉन सॉइल की कंडीशन क्या है। तो इनके बारे में और आगे डिटेल में देखेंगे। तो अभी इंडेक्स प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो हमको इसमें मिलती है दैट इज वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, तो वाटर कंटेंट को डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स इन ए गिवन मास ऑफ सॉइल। के एक सॉइल के मास में, सॉइल मास मतलब पूरी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात की जा रही है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में कितना वेट ऑफ वाटर है और कितना वेट ऑफ सॉलिड्स हैं। तो उनका जब आप रेशो ले लोगे, यानी वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स, तो आपको मिलेगा वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट इज नथिंग बट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। जनरली इसको परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, तो परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का सिंपल सा तरीका है, हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो वेट ऑफ वाटर को
अगर परसेंटेज की फॉर्म में नहीं लिख रहे हो देन इट कैन बी रिटन एज वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, और अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं हम तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाएगा। तो दिस इज वाटर कंटेंट। तो ये कितना भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ वाटर कंटेंट की, तो मिनिमम तो 0 हो जाएगा। कब 0 हो जाएगा? जब बिल्कुल पानी नहीं रहेगा सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर बिल्कुल पानी नहीं रहता, ये कौन सी कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है ड्राई कंडीशन। जब सॉइल ड्राई कंडीशन में होती है तब सॉइल में कोई पानी नहीं होता, यानी ये वेट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी मिलेगी? उस केस में आपको वेट ऑफ वाटर की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो ये देखिए कि इन ड्राई सॉइल, अगर मैं ड्राई सॉइल की बात करूंगा तो ड्राई सॉइल में वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिल रहा है। तो यानी वाटर कंटेंट की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। अब मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू की तो कोई लिमिट है नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो ये रेशो देखना है। जब हम वाटर कंटेंट की बात करते हैं तो ये रेशो होता है। तो रेशो तो कितना भी हो सकता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। तो कोई ऐसा है ज़रूरी नहीं है कि सॉइल के सॉलिड्स का वेट हमेशा वाटर के वेट से ज़्यादा हो या हमेशा कम हो। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इस वजह से वाटर कंटेंट की केवल और केवल लोअर लिमिट डिफाइन की जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर वाटर कंटेंट की केवल और केवल लोअर लिमिट डिफाइन की जाती है, दैट इज वाटर कंटेंट 0 या उससे बड़ा मिलेगा आपको। ठीक है, कोई ये नहीं है कि वाटर कंटेंट 0 से 1 तक ही हो सकता है या 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ जस्ट ए रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, वाटर कंटेंट की मदद से एक रिलेशन डिराइव किया जाता है टोटल वेट ऑफ सॉलिड्स में, और टोटल वेट ऑफ सॉइल मास में। तो सॉइल मास और सॉलिड्स के वेट के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव किया जाता है। क्या है वो रिलेशनशिप? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर कंटेंट की डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो वाटर कंटेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। तो ये तो बाय डेफिनेशन है वाटर कंटेंट की, कि वाटर कंटेंट को डिफाइन ही ऐसे किया जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड +1 कर रहा हूँ। तो देखिए क्या कर रहे हैं, बोथ साइड्स इस इक्वेशन के मैं +1 कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ऐसे आपके पास ये कर दिया। अब आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। अब यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन लगाना है, क्या कि यहाँ पर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो इसके लिए देख सकते हैं आप कि जब भी हम सॉइल मास का टोटल वॉल्यूम कंसिडर करते हैं तो सॉइल मास का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता है, VT इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, VT इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं टोटल वेट ऑफ सॉइल मास निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इट इज़ वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। अब यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया जाता है, क्या कि जब आप टोटल वेट ऑफ सॉइल मास निकालते हो तो टोटल वेट ऑफ सॉइल मास निकालने के लिए आप देख सकते हो कि एक तरफ है सॉलिड का वेट और वाटर का वेट और दूसरी तरफ है एयर का वेट। तो एयर का जो वेट होता है, एयर का वेट इज कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वेट ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ वाटर। यानी एयर का जो वेट होगा उसको सॉलिड और वाटर की तुलना में हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इन जनरल भी एयर का वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता। एयर का वॉल्यूम भले ही ज़्यादा हो सकता है लेकिन एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से एयर का वेट उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो क्या अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर रहे हैं कि वी आर नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ एयर। तो वेट ऑफ एयर को यहाँ पर हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो आपके पास जो टोटल वेट मिल रहा है आपको, दैट इज़ वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। तो इसी कंडीशन को यूज़ करके हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ 1 + W इज इक्वल टू WW + WS, दैट इज़ टोटल वेट WT डिवाइडेड बाय WS। तो यहाँ से आपको क्या रिलेशन मिलता है कि WS इज इक्वल टू WT अपॉन 1 + W। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, सवाल आते हैं इस पर। तो
ये ध्यान रखेंगे, ये हमें याद करना है। तो क्या बोल रहे हैं, वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, वाटर कंटेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है दैट इज वॉइड रेशो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछी जाती है। वॉइड रेशो क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। पहले वाटर कंटेंट में क्या था, वेट का रेशो था। वॉइड रेशो क्या है, ये वॉल्यूम्स का रेशो है। किस किस के वॉल्यूम्स का, नाम से पता पड़ रहा है वॉइड रेशो है, तो यानी वॉइड्स का वॉल्यूम लेना पड़ेगा हमको। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो क्या लेना है, ई, इसको डिपिक्ट करते हैं ई से। वॉइड रेशियो को डिनोट किया जाता है स्मॉल ई से। तो स्मॉल ई इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ये रेशियो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का। अब इसके रेंज की बात करें, जैसे वाटर कंटेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन वॉइड रेशियो की बात करें तो इसकी रेंज, अगेन ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का। तो अगर इसकी मिनिमम रेंज की बात करूं तो इसकी मिनिमम रेंज आप सोच सकते हैं कि वॉइड्स हैं। अगर आपने मान लीजिए सॉइल को बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया तो क्या होगा, उसके वॉइड्स में कमी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि सॉलिड्स जो होंगे वो बहुत पास पास आ जाएंगे। जब सॉलिड्स बहुत पास पास आ जाएंगे तो उसके वॉइड्स में कमी आ जाएगी। तो अगर वॉइड में कमी आ जाएगी तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कमी आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कमी कितनी आ सकती है, क्या कभी 0 हो सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स? आप प्रैक्टिकली सोच के देखें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0 ही हो गया तो फिर तो सॉइल के बारे में जो हम कह रहे थे कि नॉन होमोजीनियस सब्सटेंस है, पार्टिकुलेट सब्सटेंस है, तो ये सब अजम्पशंस ही वैलिड नहीं है उसके लिए। यानी फिर तो ये सॉलिड नहीं हुई, ये तो सॉइल नहीं हुई, फिर क्या बन गई है, ये एक रॉक बन गई है। तो क्या मतलब हो गया कि अगर आप एक ऐसी सॉइल ले आते हो जिसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बिल्कुल ही नहीं है, यानी बिल्कुल वॉइड ही नहीं है उसमें, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो सॉइल नहीं कहलाएगा, वो हमारे लिए फिर रॉक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनालिसिस की जा रही है ये रॉक्स की नहीं कर रहे हैं, ये एनालिसिस केवल और केवल सॉइल की जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है ये कभी भी 0 नहीं हो सकते। अगर ये 0 हो गए तो हमको रॉक मिल रही है, फिर हम रॉक से डील कर रहे हैं, सॉइल से डील नहीं कर रहे हैं, तो ये 0 नहीं हो सकते। ठीक है, तो 0 से कुछ बड़े ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कितना आपने डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन किया हुआ है। तो रेंज क्या दी जा रही है कि वॉइड रेशियो जो है ये केवल 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगेन मैक्सिमम लिमिट कोई डिफाइन नहीं है। अगर आपने मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ा दिए तो ये वाटर कंटेंट जो ये वॉइड रेशियो जो है वो 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसकी भी केवल लोअर लिमिट डिफाइंड है, क्या कि 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं हो सकता। वाटर कंटेंट 0 हो सकता था लेकिन जो वॉइड रेशियो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद तो वॉइड रेशियो में एक रिलेशन डिराइव किया जाता है हमको बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। क्या रिलेशन है कि अभी हमने पढ़ा था कि जो वॉइड रेशियो होता है, वॉइड रेशियो इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वॉइड रेशियो इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं बोथ साइड्स, इक्वेशन के बोथ साइड्स +1 करूँ तो ये हो जाएगा 1 + E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स +1। तो यहाँ पर अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर बन रहा है, राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर बन रहा है ये क्या होता है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो सॉलिड्स और वॉइड्स को आप जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो बिकॉज since we know that total volume of soil can be written as volume of solids plus volume of voids, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, we can write कि 1 + E is equal to VT upon VS। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा कि VS is equal to VT upon 1 + E। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमें याद करना है। सवाल आता है इस पर, बहुत ही कॉमन सवाल आता है इस पर, अभी आगे देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, ये याद करेंगे। नेक्स्ट, कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल ये पूछा जाता है कि भाई बताइए जो वॉइड रेशियो है, वॉइड रेशियो किसका ज़्यादा है, एक कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का या एक फाइन ग्रेन्ड सॉइल का।
इन दोनों में कंपैरिजन करने को आता है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल का क्या मतलब है कि ग्रेन्स मतलब सॉइल के सॉलिड्स की बात की जा रही है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल मीन्स जिसके पार्टिकल्स का साइज जो है वो बड़ा है, दैट इज कोर्स ग्रेन सॉइल। और फाइन ग्रेन सॉइल्स क्या होती है, जिसका जो पार्टिकल का साइज है वो छोटा है। तो इफ़ द पार्टिकल साइज इज लार्ज वी कॉल इट ए कोर्स ग्रेन सॉइल, इफ द पार्टिकल साइज इज स्मॉल वी कॉल इट फाइन ग्रेन सॉइल्स। अब एग्जैक्टली कितना लार्ज कितना स्मॉल होता है तो आगे जब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। बट फिलहाल अगर आपको कंपैरिजन करना हो कि किस में वॉइड रेशो ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं दो सॉइल्स बनाता हूँ, एक है मेरे पास कोर्स ग्रेन सॉइल। तो कोर्स ग्रेन सॉइल मतलब इसके जो सॉलिड्स का साइज़ है वो लार्ज है, इसके सॉलिड्स का जो साइज़ है दैट इज़ लार्ज, ये लार्ज साइज़ के सॉलिड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरी अगर मैं बनाऊँ फाइन ग्रेन सॉइल, तो सेम फाइन ग्रेन सॉइल में आप देखते हो कि इसके जो सॉलिड्स का साइज़ होगा ये बहुत ही छोटे छोटे सॉलिड्स यहाँ पे मिलेंगे। तो ये हमारे पास हो गई, दिस इज कोर्स ग्रेन सॉइल एंड दिस इज फाइन ग्रेन सॉइल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वॉइड रेशो किसका ज़्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, दोनों के लिए आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स करेंगे। यहाँ पर भी आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स करेंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स लेना पड़ेगा। किसका, आपको ये सारे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में शामिल होंगे। कौन कौन सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जितना भी है ये सारा की सारा आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में मिलेगा। ये जितना भी वाइट से मैं बता रहा हूँ ये क्या है, इसमें या तो वाटर फिल्ड हो सकता है या एयर फिल्ड हो सकती है। तो ये किस में आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में आएगा। तो एक तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जो वाइट से मैंने मार्क किया है ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को डिपिक्ट करेगा। दूसरा फाइन ग्रेन सॉइल्स में ये सारा वॉल्यूम लेना पड़ेगा हमको, फाइन ग्रेन सॉइल्स में ये सारा लेना पड़ेगा। तो अब अगर कंपैरिजन करने को आए कि ई किसका ज़्यादा होगा, ई फाइन ग्रेन का ज़्यादा होगा या ई कोर्स ग्रेन का ज़्यादा होगा, तो प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि जो साइज़ ऑफ वॉइड होता है, क्या बात कर रहे हैं, साइज़ ऑफ वॉइड की बात कर रहे हैं, तो साइज़ ऑफ वॉइड तो कोर्स ग्रेन सॉइल में ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ वॉइड्स की बात करूं, नंबर मतलब कितने सारे वॉइड्स हैं, तो अगर मैं नंबर ऑफ वॉइड्स की बात करूंगा तो वो किस में ज़्यादा मिलेगा, वो फाइन ग्रेन सॉइल्स में ज़्यादा मिलेगा। तो हालांकि कोर्स ग्रेन सॉइल में बड़े बड़े वॉइड्स मिलेंगे, बट चूंकि वो नंबर में कम है इस वजह से उनका जो टोटल वॉल्यूम मिलेगा, किसका टोटल वॉल्यूम, वॉइड्स का टोटल वॉल्यूम इन कोर्स ग्रेन सॉइल, तो कोर्स ग्रेन सॉइल में बड़े बड़े वॉइड्स तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हालांकि क्योंकि वो साइज़ में कम होते हैं, साइज़ में ज़्यादा होते हैं, नंबर में कम होते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल के जो वॉइड्स हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं और नंबर में कम होते हैं। उल्टा है फाइन ग्रेन सॉइल्स के साथ, फाइन ग्रेन सॉइल्स में जो वॉइड्स होते हैं वो वॉइड्स साइज़ में तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि फाइन ग्रेन सॉइल्स में ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है ये आपको ज़्यादा मिलता है। अगर ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा मिलेगा तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो ई होगा फाइन ग्रेन सॉइल में ये आपको ज़्यादा मिलेगा। तो प्रैक्टिकली यही देखा जाता है कि जो वॉइड रेशो है ये फाइन ग्रेन सॉइल्स का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल्स। क्यों, लॉजिक यही है कि कोर्स ग्रेन सॉइल में वॉइड बड़े बड़े ज़रूर हैं लेकिन उनकी मात्रा कम है। यहाँ पर क्या है, वॉइड्स भले ही छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बहुत सारों का अगर आप वॉल्यूम ऐड करोगे तो वो वॉल्यूम प्रैक्टिकली देखा जाता है कि ये ज़्यादा मिलता है। तो कभी ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है थ्योरी बेस्ड, तो इसमें क्या है कि वही लिखा है कि दो द साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल। तो एक इंडिविजुअल वॉइड को कंपेयर करो कोर्स ग्रेन सॉइल का और फाइन ग्रेन सॉइल्स का, तो एक वॉइड का वॉल्यूम जो होगा वो तो फाइन ग्रेन सॉइल्स के एक वॉइड से ज़्यादा मिलेगा आपको। लेकिन अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को जोड़ लो आप, यानी अगर मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात करूंगा तो वो कहाँ ज़्यादा मिलेगा, हमको फाइन ग्रेन सॉइल्स में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इसी वजह से जो ई होता है, ई ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल्स इज मोर देन ई ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है, दैट इज पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या है, ये भी वॉल्यूम्स का रेशो है। किस किस के वॉल्यूम्स का रेशो है, ये है इट इज़ अ रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसका है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वॉइड रेशो था वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स थे नीचे,
यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। तो यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गए, डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम आ रहा है, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ रहा है। ठीक है, तब इसकी रेंज की बात करूँ तो इसकी रेंज आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर रेंज की बात की जाएगी तो पोरोसिटी इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो अगर टोटल वॉल्यूम को मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की टर्म्स में लिखूं तो आई कैन राइट इट इज़ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना भी बढ़ जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना भी बढ़ जाए, ये जो रेशो होगा, ये रेशो हमेशा क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा। अगर परसेंट की बात करें तो 100% से कम रहेगा। तो अगर इसकी मैक्सिमम लिमिट की बात करूँ, पोरोसिटी की मैक्सिमम लिमिट की बात करूं, ठीक है, तो अगर परसेंटेज की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो पोरोसिटी क्या 100% हो सकती है? क्या पोरोसिटी 100% हो सकती है? अगर आप सोच के देखिए, अगर पोरोसिटी को 100% होना होगा, अगर पोरोसिटी को 100% होना होगा तो क्या कंडीशन बनेगी कि ऊपर भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आएंगे और नीचे भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आएंगे। अगर पोरोसिटी को हम 100% बोल रहे हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बराबर रख रहे हैं, यानी ऊपर भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ रहे हैं, नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या होना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को 0 होना पड़ेगा। लेकिन आप सोच के देखिए, एक ऐसी सॉइल है जिसमें कोई सॉलिड ही नहीं है, एक ऐसी सॉइल जिसमें सॉलिड ही नहीं है, तो क्या वो सॉइल कहलाएगी? वो सॉइल ही नहीं कहलाएगी। तो इसका मतलब कोई ऐसी सॉइल नहीं मिलती है जहाँ पे पोरोसिटी क्या हो जाए, 100% हो जाए। तो यानी पोरोसिटी की जो अपर लिमिट है, ठीक है, वो 100% से हमेशा कम होगी। ठीक है, तो पोरोसिटी की मैक्सिमम लिमिट क्या है, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 100%, इक्वल टू 100% नहीं हो सकता। अगर वो इक्वल टू 100% है यानी उसमें सॉइल की सॉलिड ही नहीं है। अब ऐसी सॉइल जिसमें सॉलिड ही नहीं है, सॉइल की सॉलिड ही नहीं है, फिर वो क्या किस बात की सॉइल है? ठीक है, मिनिमम वैल्यू देखिए, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या ये 0 हो सकती है? पोरोसिटी क्या कभी 0 हो सकती है? तो पोरोसिटी 0 होने के लिए क्या 0 होना पड़ेगा, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 होना पड़ेगा। तो पोरोसिटी 0 होने के लिए अगर आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को 0 रख रहे हो, तो अगेन अभी मैंने चर्चा की थी कि अगर आप सॉइल को कंप्रेस करते जाते हो या उसको कॉम्पैक्ट करते जाते हो तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में रिडक्शन ज़रूर मिलेगा आपको। बट प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि कभी भी आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को बिल्कुल 0 नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने बिल्कुल 0 कर दिया, यानी एक ऐसी सॉइल जिसमें बिल्कुल भी वॉइड नहीं है, तो फिर तो वो सॉइल कहलाने लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फिर क्या कहलाएगी, रॉक कहलाएगी। तो रॉक्स के बारे में हम डील कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो यानी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 से बड़ी होगी इसकी, तो 0 नहीं हो सकता। सिमिलरली 100% नहीं हो सकता। तो रेंज क्या आ रही है इसकी, 0 to 100%। ठीक है, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 100 से ज़्यादा मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर कम है, तो वही पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हो न्यूमरेटर कितना ही बढ़ा लोगे तो डिनोमिनेटर भी बढ़ता रहेगा। तो दिस इज नोन एज पोरोसिटी। अब एक रिलेशन ड्राइव किया जाता है बिटवीन वॉइड रेशो एंड पोरोसिटी। वॉइड रेशो और पोरोसिटी के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव किया जाता है। क्या है वो रिलेशनशिप? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ पोरोसिटी, तो पोरोसिटी इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम को लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो अब आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स से। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या मिलेगा, हियर वी गेट, मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या मिल रहा है, n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यहाँ पर आप कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी गेट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी एस अपॉन वी वी। तो ये देख सकते हैं आप, ये वी एस अपॉन वी वी क्या हो रहा है, ये वी एस अपॉन वी वी अभी हमने पढ़ा था, जो वॉइड रेशो होता है दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वी वी अपॉन वी एस इज ई, तो वी एस अपॉन वी वी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इट इज़ वी एस अपॉन वी वी इज़ 1 अपॉन ई। तो क्या करना है, यहाँ पर वी एस अपॉन वी वी को आप 1 अपॉन ई सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय ई। तो इसी इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, इसी इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा कि n इज़ इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। तो ये आपको रिलेशनशिप मिलता है। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं
कि अगर आप ई को एक तरफ ले जाइए, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, तो आपको मिलेगा ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं। अगेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स में बहुत बार सवाल बनाते हैं इस पर, ठीक है। तो आपको पोरोसिटी दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा वर्ड रेशो बताओ, वर्ड रेशो दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा पोरोसिटी बताओ, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप्स की मदद से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या मतलब है? ये हमको ये बताती है कि सॉइल के वॉइड्स में पानी कितना है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, सॉइल ड्राई हो सकती है या सॉइल सैचुरेटेड हो सकती है। तो वो जो टेक्निकल पैरामीटर जो सॉइल के ड्राई होने को और सॉइल के सैचुरेटेड होने को बताएगा, वो क्या है? दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन से हमको ये पता पड़ता है कि सॉइल ड्राई कंडीशन में है, सैचुरेटेड कंडीशन में है या फिर पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में है। क्या कैसे पता पड़ेगा? इसकी डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर लिखा है इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ये भी अगेन वॉल्यूम्स का रेशो है, वेट का रेशो नहीं है। लेकिन किस किस का वॉल्यूम लेना है? यहाँ पर वॉल्यूम लेना है वाटर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इसकी अगर रेंज की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर इसकी मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो मिनिमम वैल्यू मतलब सॉइल में वाटर कम से कम कितना हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर की मिनिमम वैल्यू आपको 0 मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप इसको 0 रखोगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा आपके पास। दूसरा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब वॉल्यूम ऑफ वाटर मैक्सिमम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मैक्सिमम कितना हो सकता है? किसी सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना मैक्सिमम हो सकता है? जितने उसके वॉइड्स हैं, क्योंकि वाटर को कहाँ स्टोर करना है? वाटर को वॉइड्स में जाके ही तो स्टोर करना पड़ेगा हमको। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जितनी ही रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ये 100 हो सकती है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 भी हो सकता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100 भी हो सकता है। तो अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 मिलता है, इफ़ एस की वैल्यू हमको 0 मिलती है, तो इसका मतलब सॉइल कैसी है? सॉइल इज ड्राई, सॉइल ड्राई होगी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर है ही नहीं, 0 पूरा। अब अगर एस की वैल्यू 1 मिलती है, 1 बोल दो या फिर 100% बोल दो, दोनों सही है। तो अगर एस की वैल्यू 1 मिलती है तो इसका मतलब कैसा है कि जो सॉइल है, सॉइल इज सैचुरेटेड, सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में मिलेगी आपको। और अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में मिलती है, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में मिलती है तो कहा जाता है कि सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड, सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन के हिसाब से हमने सॉइल को क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट अपने पास जो टर्म आती है दैट इज एयर कंटेंट। एयर कंटेंट मतलब इससे पहले हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें यह बताता है कि वॉइड्स में कितना पानी है। सिमिलरली जो एयर कंटेंट है वो हमें यह बताता है कि वॉइड्स में कितनी एयर है, ठीक है। वॉइड्स में पानी और वॉइड्स में एयर। तो ये रेशो है किसका? इट इज़ द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो एयर कंटेंट को AC से डिनोट किया जाता है। एयर कंटेंट इट इज़ द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगेन अगर इसकी लिमिट्स की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? वॉल्यूम ऑफ एयर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ये मिनिमम 0 हो सकती है। ये कब 0 हो जाएगी? जब सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाएगी। अगर सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड है तो उसमें एयर तो होगी नहीं, यानी अगर सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड होगी तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ एयर 0 है तो एयर कंटेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली एयर कंटेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि VA की मैक्सिमम वैल्यू, तो VA की मैक्सिमम वैल्यू VV के बराबर ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे वाटर को वॉइड्स में स्टोर करवाना था वैसे एयर को भी वॉइड्स में स्टोर करवाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि VV की मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर ही हो सकती है। तो अगर VA इज इक्वल टू VV हो जाएगा तो आप देख सकते हैं ये जो रेशो की वैल्यू 1 मिलेगी, या परसेंट की फॉर्म में लेंगे तो 100%। तो एयर कंटेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, इनके बीच में भी कुछ हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको अगेन मैं एयर कंटेंट की बेस पर डिस्क्राइब कर सकता हूँ सॉइल को कि इफ़ AC
इज इक्वल टू 0, अगर एयर कंटेंट 0 है यानी बिल्कुल एयर नहीं है, यानी वॉइड्स किससे फिल्ड हैं, सारे के सारे वॉइड्स पानी से फिल्ड हैं, तो सॉइल कैसी हो जाएगी, सॉइल इज सैचुरेटेड, सॉइल इज सैचुरेटेड। अगर एयर कंटेंट की वैल्यू 1 है, अगर एयर कंटेंट की वैल्यू 1 है, इसका मतलब जितनी भी वॉइड्स थे उसमें क्या है, केवल और केवल एयर है, यानी पानी नहीं है। तो पानी नहीं है यानी सॉइल कैसी हो जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा सॉइल इज ड्राई। और अगर एयर कंटेंट इनके बीच में कहीं मिलता है, एयर कंटेंट 0 से 1 के बीच में होता है, तो अगेन सॉइल कैसी हो जाएगी, पार्शियली सैचुरेटेड, सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड। तो उल्टा है, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज़्यादा यानी सॉइल में ज़्यादा पानी है, अगर एयर कंटेंट ज़्यादा यानी सॉइल में कम पानी है, और क्या ज़्यादा है, एयर ज़्यादा है। तो इन्हीं रिलेशंस के बेसिस पर हम एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन इनके बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। क्या है वो रिलेशनशिप, तो एक रिलेशन डिराइव किया जाता है बिटवीन एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्या रिलेशनशिप है कि अगर आप एयर कंटेंट को वी कैन राइट इट इज़ वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो VA अपॉन VV को इन जनरल हम एयर कंटेंट बोलते हैं। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम लिख सकते हैं इट इज़ VA प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एयर को निकालना चाहूँ तो आई कैन राइट वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ एयर को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू VV माइनस VW डिवाइडेड बाय VV। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, मैंने AC को वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के टर्म में डिनोट कर लिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, आप इसको सेपरेट कीजिए, इसको सेपरेट अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा AC इज इक्वल टू 1 माइनस VW डिवाइडेड बाय VV। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये VW डिवाइडेड बाय VV है, तो VW डिवाइड बाय VV याद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इट इज़ डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था कि वॉइड में कितना पानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ वॉइड है और न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इट इज़ नथिंग बट डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस S। तो फाइनली क्या रिलेशनशिप मिलता है आपको, द रिलेशन इज, आप S को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे तो वी गेट AC प्लस S इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशनशिप आपको मिलता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन में इन्वर्स रिलेशनशिप है, अगर एयर कंटेंट को आप इंक्रीज करते हो तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कम हो जाएगा, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन को इंक्रीज करते हो तो एयर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो अगेन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप याद करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। नेक्स्ट डेफिनेशन है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। अब डिफरेंस क्या है, एयर कंटेंट जो होता है वो हमें ये बताता है कि हमारे वॉइड्स में कितनी एयर है, लेकिन परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स हमको ये बताता है कि हमारे टोटल वॉल्यूम में कितनी एयर है, यानी VT टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास में कितनी एयर है। तो ये क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ, यहाँ देख सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, ये डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है। तो आप वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, VA अपॉन VW नहीं है, VA अपॉन VT है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम में कितनी एयर है ये बताने का काम करता है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, ठीक है। अगर परसेंट की फॉर्म में करेंगे तो इनटू 100 भी कर सकते हैं। अब एक रिलेशनशिप डिराइव किया जाता है बिटवीन परसेंटेज एयर वॉइड्स, एयर कंटेंट एंड पोरोसिटी। परसेंटेज एयर वॉइड्स, एयर कंटेंट एंड पोरोसिटी के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव किया जाता है। क्या रिलेशनशिप है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं परसेंटेज एयर वॉइड्स को लिखता हूँ तो इफ़ आई राइट परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स तो इट कैन बी रिटन एज VA अपॉन VT। तो VA अपॉन VT ये हमारी डेफिनेशन बोलती है। अब क्या करेंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स से, मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो आप देखिए ज़रा, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को क्लब कर दूं, अगर मैं
इन दोनों टर्म्स को क्लब कर दूं तो क्या मुझे एयर कंटेंट मिल जाएगा। एयर कंटेंट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि एयर कंटेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ये VA अपॉन VV क्या मिल रहा है, ये हमें एयर कंटेंट मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड इज इक्वल टू एयर कंटेंट इनटू VV अपॉन VT। अब ये VV अपॉन VT क्या चीज़ है, ये VV अपॉन VT क्या चीज़ है, इट इज़ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम में कितने वॉइड हैं इसको बताने का काम कौन करता है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, पोरोसिटी करती है। तो पोरोसिटी इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो यहाँ से आप रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, दैट इज NA या ईटा ए परसेंटेज एयर वॉइड्स इज इक्वल टू एयर कंटेंट मल्टीप्लाइड बाय पोरोसिटी। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, वी शुड लर्न। तो ये रिलेशनशिप डिराइव कर लिया हमने। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है दैट इज यूनिट वेट। तो आज से पहले हमने जब 11th-12th क्लास में जब हम फिजिक्स पढ़ते थे तो हमारे पास एक टर्म आया करती थी दैट वाज डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता था तब, डेंसिटी वाज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोला करते थे। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे, तो ये इसको हमको डेंसिटी मिलती थी। इसको रो से रिप्रेजेंट किया करते थे हम 11th-12th क्लास में जब फिजिक्स पढ़ा करते थे। अभी हमारे पास एक डिफरेंट टर्म आ रही है दैट इज यूनिट वेट। यूनिट वेट का क्या मतलब होता है, तो जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोल देते हैं, वैसे ही वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम यूनिट वेट बोल देते हैं। तो वेट और मास में क्या रिलेशनशिप होता है, जब हम याद कीजिए जब हम 11th-12th क्लास में वेट निकालना सीखते थे तो वेट क्या होता था, वेट को हम लिखते थे m इंटू जी, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर आपको मास पता है तो उसमें मल्टीप्लाई बाय जी आप कर दोगे तो यू गेट द वैल्यू ऑफ वेट। तो अगर आप वेट पर यूनिट वॉल्यूम लिख रहे हो, अगर आप वेट पर यूनिट वॉल्यूम लिख रहे हो तो दिस इज नथिंग बट यूनिट वेट। तो यूनिट वेट को रिप्रेजेंट किया जाता है गामा से। तो यूनिट वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा। जैसे डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे यूनिट वेट को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि डेंसिटी जो है होती है हमारे पास, ये तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ये हम जानते हैं। उसके बाद यूनिट वेट को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब अगर मैं वेट बाय वॉल्यूम करूँगा तो मुझे मिलेगा यूनिट वेट। तो अब यूनिट वेट क्यों नई टर्म आ गई हमारे पास, क्योंकि इन जनरल जब आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हो तो आप मास की टर्म में डील नहीं करते हो। आपको जो रीडिंग्स मिलती हैं, आगे अभी टेस्ट करने वाले हैं हम, जब भी टेस्ट की रीडिंग्स मिलती हैं हमको तो वेट की टर्म से मिलती हैं। तो अगर वेट की टर्म में मिल रही हैं तो मैं एक ऐसी टर्म यूज़ करूँगा जो वेट की टर्म में ही मुझे आंसर दे। तो वो क्या है, दैट इज़ यूनिट वेट। जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर सीसी, मास की यूनिट क्या होती है ग्राम, किलोग्राम, ये सारी मास की यूनिट है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये सारी यूनिट्स होती हैं डेंसिटी की। तो सिमिलरली यूनिट ऑफ यूनिट वेट क्या हो जाएगी, ये ग्राम को, जैसे मास को अगर आप फोर्स में कन्वर्ट करो, वेट इज क्या होता है, वेट है फोर्स, तो अगर मास इंटू mg करोगे तो आपको मिलेगा न्यूटन। तो यूनिट वेट की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि वेट की यूनिट क्या होती है न्यूटन्स में होती है, ठीक है, क्योंकि mg है। तो mg यानी m इंटू ए, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, तो फोर्स की जो यूनिट है वही वेट की यूनिट है। तो इसलिए हमने लिख दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर क्यूब, सॉरी, न्यूटन पर मीटर क्यूब और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यहां पर अब जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सीसी। तो ये एक याद रखना है हमको, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी होती है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी लोगे अगर आप तो उसका वेट आपको मिलता है 1 ग्राम, उसका मास आपको मिलता है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम पर सीसी की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पर अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर, अगर आपसे बोला जाए यूनिट वेट ऑफ वाटर, जैसे डेंसिटी तो इन जनरल सबको पता होती है कि 1 ग्राम पर सीसी है या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब है, ये दोनों डेंसिटी पता है। लेकिन अगर सिमिलरली यूनिट वेट फाइंड करना हो तो यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या लिखा है गामा डब्ल्यू, मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर फाइंड करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी कर दूं मैं। ये कैसे आ रहा है, कैसे, फॉर एग्जांपल डेंसिटी और यूनिट वेट में रिलेशनशिप कैसे आता है कि अगर मेरे पास जो
यूनिट वेट होता है। यूनिट वेट क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम इज यूनिट वेट। तो अगर आप वेट को लिखोगे तो वेट को आप लिख सकते हो मास इंटू जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम को क्या लिखता हूँ मैं? मास बाय वॉल्यूम को ही डेंसिटी लिखा जाता है। तो यहाँ से आपको ये रिलेशनशिप मिलता है कि वेट ऑफ वाटर इज गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू रो डब्ल्यू। अगर वाटर की बात कर रहा हूँ तो रो डब्ल्यू लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय जी। तो इन जनरल किसी भी, अगर आपको रो दे रखा है तो रो में अगर आप जी मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट गामा। तो ये इन जनरल आपको डेफिनेशन है, किसी भी मटेरियल की हो सकती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वाटर की। तो गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू रो डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय जी। तो अगर आपको रो डब्ल्यू पता है, रो डब्ल्यू कितना है? 1 ग्राम पर सीसी या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर मैं यहाँ से यूनिट वेट ऑफ वाटर निकालना चाहूँ तो यूनिट वेट ऑफ वाटर कैसे निकल जाएगा? गामा डब्ल्यू लेटर से मैं ऐसा यूनिट्स में ले रहा हूँ तो 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा ये, मल्टीप्लाइड बाय जी। जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो वैल्यू क्या होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलेगा गामा डब्ल्यू। तो वी गेट गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9810। अब ये यूनिट क्या बन रही है? केजी। यूनिट क्या बन रही है? केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पर आपको यूनिट मिल रही है, ये आपको देख सकते हैं कि इट इज केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट मिल रही है। ठीक है, तो इसी यूनिट को हम क्या बोल देते हैं? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, या फिर आप ऐसे देख लीजिए, इसी यूनिट को मैं सेपरेट करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। आप ये देख सकते हैं कि ये केजी और मैं ये दोनों यूनिट्स को क्लब कर रहा हूं। देखिए कि अगर मैं केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको क्लब करूं तो ये क्या बनती है? ये हमें न्यूटन की यूनिट मिलती है। जो न्यूटन होता है, न्यूटन क्या होता है? अगर इट इज एम एल टी माइनस 2, यही होता है न्यूटन। न्यूटन मतलब मास, लेंथ और टाइम की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो एम एल टी माइनस 2। तो ये मिल रहा है, दिस इज एम, दिस इज एल, दिस इज टी माइनस 2। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 9810 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये यूनिट पॉपुलर है। तो गामा डब्ल्यू इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। सिमिलरली इसको किलो न्यूटन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गामा डब्ल्यू को कभी कभी किलो न्यूटन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वी गेट 9.81। क्या करना है? न्यूटन को किलो न्यूटन में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये गामा डब्ल्यू की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी सवाल में यूज़ की जाती हैं ये। तो अगर सवाल में दे रखी है गामा डब्ल्यू तो वो यूज़ कर लेंगे। जनरली कभी कभी बोलता है सवाल कि टेक गामा एज 9.81 को वो 10 ले लेता है। तो 9.81 को अगर वो बोल रहा है कि 10 लेनी है तो हम 10 ले लेंगे। अगर नहीं बोल रहा देन वी विल टेक गामा डब्ल्यू इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हमने चर्चा की है यूनिट वेट पर। बट जो यूनिट वेट होता है, तो यूनिट वेट इन जनरल तो वेट बाय वॉल्यूम यूनिट वेट होता ही है, लेकिन यूनिट वेट को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कि आप कौन सा वेट ले रहे हो, कौन सा वॉल्यूम ले रहे हो। ठीक है, तो यूनिट वेट से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। क्या टेक्निकल टर्म्स हैं? तो पहली जो टेक्निकल टर्म यूनिट वेट से रिलेटेड आ रही है दैट इज बल्क यूनिट वेट। तो यूनिट वेट अभी पढ़ लिया हमने, वेट बाय वॉल्यूम होता है, लेकिन कौन सा वेट बाय वॉल्यूम लेना है हमको, उसके बेसिस पर यूनिट वेट को भी कैटेगराइज किया गया है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, बल्क यूनिट वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा बी। बल्क यूनिट वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा बी। तो बी मतलब क्या है? यहाँ पे बल्क की बात कर रहा हूँ। बल्क मतलब कंप्लीट सॉइल मास को बल्क बोला जाता है। तो कंप्लीट सॉइल मास में क्या क्या आ जाएगा? सॉइल के सॉलिड्स भी आ जाएंगे और सॉइल के जो वॉइड्स हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको गामा बी बोल सकते हैं, या फिर बल्क डेंसिटी बोल रहे हो तो आप रो बी बोल सकते हो। बट जनरली सवालों में क्या होता है, गामा और रो को वो इंटरचेंजेबली यूज करता है। मैं बताऊंगा अभी कैसे आएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है कि बल्क यूनिट वेट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। मतलब सॉइल मास का टोटल वेट ले लो और सॉइल मास का टोटल वॉल्यूम ले लो, तो वेट, टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम गिव्स अस द वैल्यू ऑफ बल्क यूनिट वेट। तो अगर आपको बल्क यूनिट वेट फाइंड करना है तो बल्क यूनिट वेट इज नथिंग बट टोटल वेट
टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वेट को जनरली WT से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम को जनरली VT से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल जाएगा गामा B, तो इसको बोलते हैं बल्क यूनिट वेट। सिमिलरली अगर बल्क डेंसिटी की बात करेंगे तो बल्क डेंसिटी भी सिंपली हो जाएगी, गामा की जगह क्या यूज़ कर लेंगे, गामा की जगह रो यूज़ कर लेंगे, रो B बोल देंगे इसको, और ये क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा, वेट की जगह टोटल मास। तो इट इज़ MT टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो सिंपल है, बल्क यूनिट वेट मतलब आप पूरी सॉइल का वेट ले रहे हो और पूरी सॉइल का वॉल्यूम ले रहे हो। तो अलग अलग सॉइल के वेट और वॉल्यूम्स के बेसिस पर अलग अलग टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि यूनिट वेट से रिलेटेड है। तो फिलहाल हमने पहली टेक्निकल टर्म पढ़ी है, दैट इज बल्क यूनिट वेट। उसके बाद देखते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट अपने पास टेक्निकल टर्म आ रही है, दैट इज सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट का मतलब क्या है, ये बल्क यूनिट वेट की तरह ही है। यहाँ पर भी आपको टोटल सॉइल का वेट लेना है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल लेना है, लेकिन इस बार जो सॉइल होगी वो केस में होगी सैचुरेटेड कंडीशन में होगी। तो अगर आप सैचुरेटेड कंडीशन की सॉइल का वेट लेते हो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर लेते हो, तो जो बल्क यूनिट वेट मिलता है वही क्या कहलाता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ सॉइल मास इन सैचुरेटेड कंडीशन, it is the ratio of soil mass in saturated condition to the total volume of soil। तो आपको अगेन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल लेना है और टोटल वेट ऑफ सॉइल लेना है, लेकिन इस बार सॉइल कैसी होनी चाहिए, सैचुरेटेड कंडीशन में अगर सॉइल रहेगी, सैचुरेटेड मतलब उसके सारे के सारे वॉइड जो होंगे वो पानी से फिल्ड होंगे, तब अगर आप सॉइल का यूनिट वेट कैलकुलेट करते हो बाय टेकिंग W/V, तो जो यूनिट वेट हमको मिलता है वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट कहलाता है। तो कुछ नहीं है, ये वही बल्क यूनिट वेट ही है, लेकिन इस बार अगर सैचुरेटेड कंडीशन की सॉइल का बल्क यूनिट वेट अगर आपने निकाला तो वही क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट कहलाएगा। तो वही लिखा है कि इट इज़ द बल्क यूनिट वेट व्हेन सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। तो अगर सॉइल फुली सैचुरेटेड होगी तब जो अगर आप गामा B निकालोगे, उसी गामा B को क्या कह देंगे, उसी गामा B को गामा सैचुरेटेड कह देंगे। सिमिलरली सैचुरेटेड डेंसिटी है, सैचुरेटेड डेंसिटी को रो सैचुरेटेड से डिनोट किया जाएगा। तो अगर आप सैचुरेटेड यूनिट वेट को फॉर्मूले में देखेंगे तो कैसा लगेगा, इट इज़ गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू सैचुरेटेड वेट, वी कैन राइट इट इज एज सैचुरेटेड वेट, किसका, सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इट इज W सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो VT, W सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय VT, तो ऐसे भी लिखा जाता है इसको। सिमिलरली अगर सैचुरेटेड डेंसिटी की बात करूंगा तो वेट की जगह बस क्या लेना है, मुझे मास लेना पड़ेगा। तो रो सैचुरेटेड इज इक्वल टू सैचुरेटेड मास डिवाइडेड बाय VT। तो ये आपके पास गामा सैचुरेटेड या रो सैचुरेटेड आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें अगर सिमिलरली अगर मैं बल्क यूनिट वेट निकालूं एक ऐसी सॉइल का जो कि कंप्लीटली ड्राई हो, अगर एक ऐसी सॉइल जिसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें उसके टाइम पे अगर आप बल्क यूनिट वेट कैलकुलेट करोगे तो वो जो बल्क यूनिट वेट कहलाएगा वही क्या कहलाएगा, दैट इज़ ड्राई यूनिट वेट। यानी अगर सॉइल ड्राई कंडीशन में है तो जो आप बल्क यूनिट वेट कैलकुलेट करते हो दैट इज़ नोन एज ड्राई यूनिट वेट। तो ये ड्राई यूनिट वेट को गामा D से रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्राई डेंसिटी हो जाएगी रो D। तो क्या लिखा गया है, इट इज़ द बल्क यूनिट वेट व्हेन सॉइल इज इन ड्राई कंडीशन। तो अगर सॉइल ड्राई कंडीशन में उस टाइम का जो बल्क यूनिट वेट आप कैलकुलेट करते हो दैट इज ड्राई यूनिट वेट। तो कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज़ डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यानी जब आप सॉइल अगर अज्यूम कीजिए सॉइल एक ड्राई कंडीशन में सॉइल है, यानी उसमें पानी तो है नहीं, उसमें बस क्या है, उसमें सॉलिड है और एयर है। तो सॉलिड और एयर का अगर आप टोटल वेट लोगे सॉइल का तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ, या अगर आप टोटल सॉइल का वेट लोगे तो आपको मिलेगा वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ एयर। तो हम जानते हैं कि हमेशा वेट ऑफ एयर को नेग्लेक्ट किया जाता है एज कंपेयर टू वेट ऑफ सॉलिड्स या वेट ऑफ
वाटर। तो अगर आप इसको नेग्लेक्ट करोगे तो आई कैन से कि ये जो टोटल वेट आया है ये किस कंडीशन का आया है, जब आपके पास सॉइल ड्राई कंडीशन में है। तो इस टोटल वेट को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, WD। WD मतलब वेट ऑफ सॉइल इन ड्राई कंडीशन, ड्राई वेट। इसको किसके इक्वेट किया जा सकता है, इसको सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स के भी इक्वेट किया जा सकता है। यानी जो सॉइल अगर ड्राई कंडीशन में होगी तो उसका जो वेट मिलेगा वो वेट ऑफ सॉलिड्स के ही बराबर मिलेगा। तो अगेन अप्रोक्सीमेशन क्या है कि वी आर इग्नोरिंग द वेट ऑफ एयर। तो ड्राई वेट को हम वेट ऑफ सॉलिड्स भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बोल रही है कि अगर आपको गामा डी कैलकुलेट करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ड्राई वेट ऑफ सॉइल, आपको ड्राई वेट ऑफ सॉइल लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल लेना पड़ेगा, ड्राई वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। जब आप लेंगे तो उसको गामा डी मिलेगा आपको। अब ड्राई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज़ W ड्राई डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ध्यान देंगे डिनोमिनेटर में हमेशा क्या है, टोटल वॉल्यूम चल रहा है, तो इस बात का ध्यान देंगे। अभी आगे चलेंगे तो डिनोमिनेटर भी चेंज होगा। तो ड्राई वेट को हम क्या लिख सकते हैं, हम वेट ऑफ सॉलिड्स भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो हमारे पास गामा डी की वैल्यू मिलती है WD अपॉन VT, या फिर इसी को लिख सकते हैं WS अपॉन VT। सिमिलरली अगर डेंसिटी की टर्म में बात करेंगे तो रो डी लिख देंगे, रो डी इज ड्राई मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, या फिर मास ऑफ सॉलिड्स। तो बस वेट की जगह क्या करना है, हमें मास लिखना है, तो वी गेट डेंसिटी। आई होप ये सब क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट, सबमर्ज यूनिट वेट। तो ये भी एक बल्क यूनिट वेट ही है, लेकिन किस सॉइल का, व्हेन सॉइल इज इन सबमर्ज कंडीशन। तो अगर आप बल्क यूनिट वेट निकालते हो किसका, सॉइल, जब सॉइल सबमर्ज कंडीशन में हो जाए तो उसी को कहा जाता है सबमर्ज यूनिट वेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमर्ज यूनिट वेट को रिप्रेजेंट किया जाता है गामा सबमर्ज से। गामा सबमर्ज लिख सकते हैं, या फिर इसको कभी कभी गामा डैश भी लिखते हैं। तो गामा डैश या गामा सबमर्ज से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली सबमर्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो डैश या फिर रो सबमर्ज। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास सॉइल, एक सॉइल बिलो वाटर एग्जिस्ट कर रही है, बिलो वाटर मतलब ये वाटर में डूबी हुई है, तो कब कहाँ मिलती है ऐसी सॉइल, जब आप ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे की सॉइल की बात करो। तो अगर एक ऐसी सॉइल है जो ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे पाई जा रही है, कैसे ऐसा हो सकता है कि लेट अस से ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज माय ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल के कुछ नीचे, ग्राउंड लेवल से कुछ नीचे आपको क्या मिलता है, ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल। तो ये जो उल्टे ट्रायंगल से बताया जाता है दैट इज ग्राउंड वाटर टेबल। तो कहाँ की सॉइल की बात कर रहे हैं, इस सॉइल की बात कर रहे हैं। तो ये जो सॉइल है ये क्या है, ये इस पानी में डूबी हुई है, ये पानी बना है यहाँ पर। तो ये जो सॉइल है ये इस पानी में डूबी हुई है, ठीक है। तो इस सॉइल को कहा जाएगा सॉइल इन सबमर्ज कंडीशन। तो ये जो सॉइल होती है ये सबमर्ज कंडीशन की सॉइल है, दिस इज द सॉइल इज सबमर्ज कंडीशन। तो सबमर्ज कंडीशन की ये सॉइल है। तो अगर इस टाइम पे सबमर्ज कंडीशन पे अगर मैं इस सॉइल का बल्क यूनिट वेट निकालता हूँ तो वही क्या कहलाता है, वही हमारा सबमर्ज यूनिट वेट कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्हेन सॉइल एग्जिस्ट बिलो वाटर, जब सॉइल वाटर के नीचे एग्जिस्ट करती है तो वो क्या कहलाती है, सबमर्ज कंडीशन में कहलाती है। तो जब सॉइल सबमर्ज कंडीशन में होती है, सॉइल ही क्या, कोई भी चीज़ अगर आप सबमर्ज करते हो वाटर या किसी भी लिक्विड में, तो आप देखते हो कि उसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों लगता है, क्योंकि उस बॉडी ने वो लिक्विड को डिस्प्लेस किया होता है। तो अगर सॉइल सबमर्ज कंडीशन में होगी तो वहाँ पर आपको एक बॉइंट फोर्स मिलेगा जो कि उनके सॉलिड्स के ऊपर एक्ट कर रहा होगा। तो बॉइंट फोर्स कैसे निकालते हैं, बॉइंट फोर्स निकालने के लिए एक प्रिंसिपल होता है हमारे पास, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बॉइंट फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, ये होगी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड्स। मतलब जब सॉइल को आप वाटर में डालोगे तो जितने भी सॉलिड्स डिस्प्लेस कर रहे हैं वाटर को, जो सॉलिड वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका अगर आप वेट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, बॉइंट फोर्स मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, बॉइंट फोर्स की वजह से जो उसका वेट होता है, अगर आप एयर में सॉइल का वेट लो और एक वाटर में उसका वेट लो तो दोनों के वेट में आपको डिफरेंस मिलेगा। वाटर में जो वेट मिलता है वो आपको कम मिलता है, क्यों, क्योंकि नीचे से क्या लग रहा है, बॉइंट फोर्स लग रहा है। तो यही बोल रहे हैं कि
जो नेट मास होता है सॉलिड्स का वो रिड्यूस हो जाता है, किसकी वजह से? बॉइंट फोर्स की वजह से। तो तब जो रिड्यूस मास को लेकर के आप यूनिट वेट निकालते हो वही क्या कहलाता है? वही हमारा सबमर्ज यूनिट वेट कहलाता है। तो देखिए इसकी एनालिसिस कैसे चलती है। अगर मैं एक सॉइल मास लेता हूँ जो कि लेट अस टेक ए सॉइल मास जो कि सबमर्ज है, लेट अस से ये हमारे पास सॉइल मास है, ये हमने सॉइल के सॉलिड्स यहाँ पे दिखाए, और ये हमारे पास एक ग्राउंड वाटर टेबल थी, तो उसके ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे वाले सॉइल की बात कर रहे हैं, यानी ये सॉइल कैसी है? सबमर्ज कंडीशन में है। अब आप खुद देखिए कि अगर हमारे पास सॉइल सबमर्ज कंडीशन में होती है, तो सॉइल जब सबमर्ज कंडीशन में होती है तो क्या हम कह सकते हैं कि वो हमेशा सैचुरेटेड रहेगी? क्यों? क्योंकि अगर आपने सॉइल को पानी के नीचे डाल दिया तो यानी उसके सारे के सारे जो वॉइड्स हैं वो किससे फिल हो जाएंगे? वो अब वाटर से फिल हो जाएंगे, उसमें जितनी भी एयर थी वो सब रिमूव हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो सॉइल है वो कैसी है? द सॉइल इज इन सबमर्ज, द सॉइल इज इन सबमर्ज एज वेल एज सैचुरेटेड कंडीशन। सॉइल सबमर्ज कंडीशन में भी है और सैचुरेटेड कंडीशन में भी है। तो हम ध्यान रखना है हर बार कि अगर कोई सॉइल सबमर्ज कंडीशन में होती है तो 100% गारंटी है कि वो क्या रहेगी? वो सैचुरेटेड भी रहेगी। लेकिन अगर एक सॉइल सैचुरेटेड है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सबमर्ज हो, ठीक है? अगर सॉइल सबमर्ज है तो 100% सैचुरेटेड रहेगी, लेकिन अगर सैचुरेटेड है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सबमर्ज भी होगी। तो अभी इससे पहले देख रहे थे हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 था, लेकिन वहाँ हमने कोई ऐसा सबमर्जेंस की बात नहीं की थी। लेकिन जैसे ही सबमर्ज होने की बात की तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वो जितने भी वॉइड्स होंगे वो किससे फिल्ड होंगे? सारे के सारे पानी से फिल्ड होंगे। तो हमारे पास ये एक सॉइल है जो कि पानी के नीचे लाई कर रही है, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे लाई कर रही है। तो अगर मैं इसका वेट एयर में अज्यूम करता हूँ, अगर इस सॉइल का अगर आप एयर में वेट लेते तो लेटेस्ट से ये आता W, तो इसका जो वेट होगा वो तो नीचे एक्ट कर रहा होगा W। लेकिन अब जो ये सॉइल होगी, ये सॉइल जब पानी में जाती है तो कुछ वाटर को डिस्प्लेस करती है, कुछ वाटर को हटाएगी। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमको ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो बॉइंट फोर्स एक्ट करती है वो बॉइंट फोर्स का अगर हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जितना वाटर हमारी सॉइल के कारण डिस्प्लेस हुआ है उतने वाटर का वेट लेना पड़ेगा। वापस देखिए, अगर हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से बॉइंट फोर्स फाइंड करनी है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपका ये केवल सॉइल के लिए नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट कोई लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है तो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, अगर आप उसका वेट ले लेते हो तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? बॉइंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए बॉइंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसकी जो बॉइंट फोर्स होगी वो बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। इसकी जो बॉइंट फोर्स होगी ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। तो अगर मैं इसका नेट वेट फाइंड करना चाहूँ तो इसका नेट वेट, या फिर मैं इस वेट को ले रहा हूँ सबमर्ज वेट, अगर मैं इसका सबमर्ज वेट फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सबमर्ज वेट मतलब जब सबमर्ज हो गया तब नेट वेट इसका कितना आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ ये इसका टोटल वेट माइनस बॉइंट फोर्स। देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, टोटल वेट माइनस बॉइंट फोर्स जब आप करोगे तो सबमर्ज कंडीशन का वेट निकल आएगा। तो मेरा टारगेट क्या है? गामा सबमर्ज निकालना है। तो गामा सबमर्ज के लिए मुझे ये पता होना चाहिए W सबमर्ज कितना है। तो W सबमर्ज के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि ये बॉइंट फोर्स कितना आता है, ठीक है? तो ये जो वेट होगा, तो देखिए वेट को मैं क्या लिख रहा हूँ? वेट, ये इज द वेट ऑफ सॉइल। तो इस बार सॉइल कैसी है? सैचुरेटेड कंडीशन में तो ऑलरेडी है ही, तो सैचुरेटेड कंडीशन की वजह से होने की वजह से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इट इज W सैचुरेटेड। तो W सैचुरेटेड को मैं क्या लिख रहा हूँ? आई कैन राइट दिस एज W सॉलिड्स प्लस W वाटर। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अगर सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में है तो सैचुरेटेड कंडीशन में वेट किस किस के लेने पड़ेंगे? मुझे वेट ऑफ सॉलिड्स लेना पड़ेगा, दूसरा वेट ऑफ वाटर लेना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा है मैंने? ये W को लिख दिया, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। अब रही बात ये बॉइंट फोर्स को फाइंड करने की, तो देखिए बॉइंट फोर्स कैसे फाइंड की जाती है। अगर मैं बात करूंगा इन सॉलिड्स की, ठीक है, इन सॉलिड्स की, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं? ये सॉलिड और वाटर मिलकर के बेसिकली यहाँ पर जो बहुत सारा पानी था उसको डिस्प्लेस कर दिया इन्होंने। तो कितना पानी डिस्प्लेस किया? भाई जितने वॉल्यूम की सॉइल पानी में एंटर की है, क्या मैं कह सकता हूँ उतना ही वाटर इस सॉइल ने डिस्प्लेस किया होगा। तो जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिल रहा है हमको, जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमको मिलता है उतने ही वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस हुआ है।
ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को कि जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है उतना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो यानी कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, ये वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है ये VT वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस हुआ है। देखिए इसको, ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है ये VT वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो अगर VT वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस हुआ है तो अगर मुझे ये फाइंड करना है कि वो जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, वो जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका वेट कितना रहा होगा। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो यही बोलता है कि जो वाटर डिस्प्लेस हो गया उसका वेट आप फाइंड कर लो, वही आपको बॉइंट फोर्स देगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना है। तो उन्हीं की बात को अगर मैं मानूं तो मेरे को ये पता है कि इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि बताओ वेट कितना डिस्प्लेस हुआ वाटर का। तो वाटर का अगर इतना वॉल्यूम है तो वाटर का अगर मुझे यूनिट वेट पता हो तो क्या मैं वाटर का वेट जो डिस्प्लेस हुआ है वो निकाल सकता हूँ। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास गामा डब्ल्यू हमको पता है तो गामा डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, ये क्या है यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, जैसे यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है वैसे यूनिट वेट ऑफ वाटर भी है। तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मुझे ये पता है कि कितना वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का कितना डिस्प्लेस हुआ है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल थी उतना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ पर क्या मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इट इज इक्वल टू VT, यानी जो सॉइल ने वाटर डिस्प्लेस किया है कितना, इतना VT वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस किया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, VW को VT से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल सकता है कि वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू गामा W इंटू VT। और यही चीज़ क्या देगी, यही चीज़ मुझे बॉइंट फोर्स, इसी चीज़ से मुझे क्या मिल जाएगा, बॉइंट फोर्स मिल जाएगा। तो वापस एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपका जो सबमर्ज वेट होता है सैचुरेटेड वेट माइनस बॉइंट फोर्स। सैचुरेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सॉइल कैसी है, सैचुरेटेड कंडीशन में है। माइनस बॉइंट फोर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबमर्ज भी है। तो सबमर्ज होने की वजह से सॉइल का कुछ वाटर डिस्प्लेस हुआ सॉइल की वजह से। तो वो जो डिस्प्लेस्ड वाटर था, वो जो वाटर डिस्प्लेस हो गया था, उस डिस्प्लेस वाटर का वेट फाइंड करना ही मुझे बॉइंट फोर्स दे देगा। तो मुझे उस वाटर का वॉल्यूम तो पता था, कि पता है मुझे कि जितना सॉइल पानी में गई है उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस कर रही होगी। तो VT वॉल्यूम की सॉइल पानी में गई है, तो कितना वेट का वाटर डिस्प्लेस किया उसने, तो वही मेरे पास बॉइंट फोर्स देता है। तो VT वॉल्यूम की सॉइल है, VT वॉल्यूम की सॉइल है तो VT वॉल्यूम का ही वाटर लेंगे हम। तो VT वॉल्यूम का वाटर हमने ले लिया, मल्टीप्लाई बाय गामा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका वेट मिल जाएगा। तो आई कैन राइट कि जो बॉइंट फोर्स होती है इट इज़ नथिंग बट VT मल्टीप्लाइड बाय गामा W। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। W सैचुरेटेड कैन बी रिटन एज WS प्लस WW माइनस VT इंटू गामा W। तो ज़रा देखिए, अगर मैं बात करूँ W सबमर्ज की, यहाँ वापस अपने डेरिवेशन पे आते हैं तो हमको मिलेगा WS प्लस WW माइनस, यहाँ देखने VT को क्या लिख सकता हूँ मैं, VT को आई कैन राइट इट इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉइल के अंदर जो टोटल वॉल्यूम है उसमें एयर तो है ही नहीं, केवल वाटर और सॉलिड्स ही हैं, मल्टीप्लाइड बाय गामा W। तो ये आपको मिल जाएगा। तो अब क्या करना है, सॉइल वाली टर्म्स को एक तरफ लिखने देनी है, वाटर वाली टर्म्स को एक तरफ लिख लेंगे। तो क्या मिलेगा मुझे, आई गेट W सबमर्ज इज इक्वल टू W सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इंटू गामा W प्लस वेट ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू गामा W। तो ज़रा देखिए, अगर मैं वेट ऑफ वाटर माइनस VW इंटू गामा W कर रहा हूँ तो ज़रा देख सकते हो, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू गामा W, क्या ये WW ही होता है। देखिए ज़रा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि गामा इज W बाय वॉल्यूम। तो अगर वाटर का लूँगा तो गामा W इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि WW क्या हो जाता है, WW इज इक्वल टू गामा W इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ज़रा देखते हैं, अगर WW इज इक्वल टू गामा W इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर है तो क्या ये चीज़ कैंसिल होती हुई नज़र आ रही है हमको। देखिए ये वाली चीज़, कैन आई से, ये जो ब्रैकेट मिल रहा है आपको, ये जो ब्रैकेट है ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि वेट ऑफ वाटर जो है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू गामा W के बराबर ही होता है। तो आपके पास क्या मिल रहा है, फाइनली आपको जो W सबमर्ज मिलता है, फाइनली जो W सबमर्ज आपको मिलता है दैट इज वेट ऑफ सॉलिड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू गामा W। तो ऐसे करके हम फाइंड करते हैं W सबमर्ज। तो ये हमने फाइंड कर लिया W सबमर्ज। तब हमारे पास
डब्ल्यू सबमर्ज फाइंड करना मेरा टारगेट नहीं था, टारगेट है मेरा गामा सबमर्ज फाइंड करना, ठीक है, सबमर्ज यूनिट वेट फाइंड करना। तो इसके लिए आप देख सकते हैं आपको डब्ल्यू सबमर्ज इज डब्ल्यू सैचुरेटेड माइनस वी एस इंटू गामा डब्ल्यू। तो अगर मैं गामा सबमर्ज लिखूँ, गामा सबमर्ज को लिख रहा हूँ गामा डैश, तो गामा सबमर्ज कैन बी रिटन एज डब्ल्यू सबमर्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, डब्ल्यू सबमर्ज माइनस टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वी कैन ऑल्सो राइट इट एज डब्ल्यू सबमर्ज को मैं लिख सकता हूँ इट इज सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस वी टी इंटू गामा डब्ल्यू, जैसे अभी लिखा था हमने, डिवाइडेड बाय वी टी हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डब्ल्यू सैचुरेटेड है, डब्ल्यू सैचुरेटेड को अगर मैं माइनस वी टी इंटू गामा डब्ल्यू करूँगा तो यहाँ से आप देखिए गामा डब्ल्यू सबमर्ज को मैं ऐसे लिखा था डब्ल्यू सैचुरेटेड माइनस वी टी इंटू गामा डब्ल्यू। सिमिलरली अगर मैं डब्ल्यू सबमर्ज को लिखना चाहूँ तो डब्ल्यू सबमर्ज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डब्ल्यू एस माइनस वी एस इंटू गामा डब्ल्यू। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये जो वी एस था, ये जो वी एस था, कट करना है इसको, ये टाइम देखना एक बार, ये पूरा स्लाइड वापस नहीं करेंगे। तो हमने गामा सबमर्ज निकालने के लिए डब्ल्यू सबमर्ज डिवाइडेड बाय वी टी दैट इज डब्ल्यू सैचुरेटेड माइनस वी टी इंटू गामा डब्ल्यू, तो बॉइंट फोर्स हमने निकाल लिया दैट इज वी टी इंटू गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से आप गामा सबमर्ज निकालेंगे तो आपके पास अगर इसको सेपरेट करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा इट इज़ डब्ल्यू सैचुरेटेड अपॉन वी टी माइनस गामा डब्ल्यू, माइनस गामा डब्ल्यू, ये वी टी से वी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या रिलेशन मिलता है कि गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो हमें डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, सवालों में यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तो सबमर्ज यूनिट वेट जो होता है उसमें उसको निकालने के लिए आप सैचुरेटेड यूनिट वेट्स में से गामा डब्ल्यू माइनस कर दो। तो जनरली ये जो वैल्यू होती है ऑलमोस्ट आधी हो जाती है, क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड यूनिट वेट जनरली आपको 80 इंटू 20 के अराउंड मिलता है, 80 इंटू 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, और गामा डब्ल्यू जो होता है वो 9.81 है। तो आप माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट आधी वैल्यू मिल जाती है आपको। नेक्स्ट हमारे पास, तो ये एक नोट है इसमें जो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी कि अगर सॉइल सबमर्ज कंडीशन में है तो वो सैचुरेटेड कंडीशन में तो होगी, लेकिन अगर सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सबमर्ज कंडीशन में हो, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। लास्ट अपने पास इसमें ये आता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। तो अब तक जो बात कर रहे थे तीनों यूनिट वेट जो अब तक निकाले हैं, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट और इवन ये सबमर्ज यूनिट वेट भी है, इन चारों में हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास लिया है दैट इज वी टी डिवाइड, जब डब्ल्यू अपॉन वी कर रहे थे तो डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास लिया है। लेकिन यहाँ पर क्या लेना है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, नाम से ही पता पड़ रहा है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है गामा एस से। गामा एस मतलब ये सॉइल का, पूरे सॉइल मास का यूनिट वेट नहीं है, ये केवल और केवल सॉलिड्स का यूनिट वेट है। सॉलिड्स का यूनिट वेट मतलब इसमें जो वॉल्यूम भी लेंगे वो क्या लेंगे, केवल और केवल सॉलिड की बात की जाएगी। तो वेट भी सॉलिड का, वॉल्यूम भी सॉलिड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज अ रेशो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स, सॉइल नहीं है सॉलिड्स हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जब आप करते हैं तो वी गेट यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है गामा एस से। इट इज वेट ऑफ सॉलिड्स, इट इज वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, इट इज वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको डब्ल्यू एस अपॉन वी एस। वी एस क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सॉइल नहीं है ये। सॉइल, जब भी मैं सॉइल का वॉल्यूम लिखता हूँ तो वी टी लिखता हूँ, टोटल वॉल्यूम, ये है वी एस। तो दैट इज वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सिमिलरली डेंसिटी भी हो जाएगी, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज रो एस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ऐसे करके हम यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स निकाल सकते हैं या यूनिट वेट ऑफ या डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स निकाल सकते हैं। तो बस ध्यान क्या रखना है अपने को कि जब सॉलिड्स की बात की जा रही है तो वेट भी सॉलिड का, वॉल्यूम भी सॉलिड का, लेकिन अगर सॉइल की बात की जा रही है
तब पूरे सॉइल का वेट लेना पड़ेगा हमको। अब सॉइल कैसी भी हो सकती है, वो ड्राई कंडीशन में भी हो सकती है, वो सैचुरेट कंडीशन में भी हो सकती है, वो सबमर्ज कंडीशन में भी हो सकती है, या पार्शियली सैचुरेटेड है तो गामा बी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्निकल टर्म्स आती हैं रिलेटेड टू यूनिट वेट। जनरली अगर प्रैक्टिकली आप देखो तो ये कभी कभी अगर रिलेशनशिप हमको पता हो तो बेटर रहता है। सबसे बड़ा जो होता है इन सारे यूनिट वेट्स में जो मैक्सिमम होता है दैट इज गामा एस। गामा एस मतलब गामा सबमर्ज सबसे बड़ा होता है, उससे कम हमारे पास होता है गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेटेड उससे कम वैल्यू देता है, उसके से कम होता है हमारे पास गामा बल्क, गामा बल्क, और उससे कम होता है हमारे पास गामा ड्राई, और उससे कम होता है गामा सबमर्ज। तो जनरली ये प्रैक्टिकल वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं। ये वैल्यू जो गामा एस की होती है ये जनरली 26 to 29, ये वैल्यू 26 to 29 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जनरली इसके अराउंड पाई जाती है। ये जो गामा सैचुरेटेड है ये जनरली 20 to 22, 20 से 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अराउंड पाया जाता है, ठीक है। तो ये जनरली वैल्यूज़ हैं। सबसे बड़ा सॉलिड का यूनिट वेट, उससे कम सैचुरेटेड कंडीशन में यूनिट वेट, उससे कम बल्क में, क्योंकि पार्शियल सैचुरेटेड है। ये ड्राई, इसमें बिल्कुल पानी ही नहीं है तो केवल एयर का लेना पड़ेगा हमको, एयर और सॉलिड का। और यहाँ पर जो सबमर्ज है इनफैक्ट कम हो गया है वेट्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्निकल टर्म्स आती हैं रिलेटेड टू यूनिट वेट।